नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट। आज बात करेंगे व्हाट इज इंटरनेट इवोल्यूशन। इंटरनेट इवोल्यूशन क्या है? देखिए, समय के साथ साथ इंटरनेट का बदलना, है ना, उसमें क्रांति लाना इंटरनेट इवोल्यूशन कहलाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1990 में हुई और आज 2025 चल रहा है। पहली पीढ़ी में इंटरनेट की जो वेव फर्स्ट आई थी वो हमारी 1990 से सन 2004 यानी 1990 से 2004 तक रही। इसमें हम वेबसाइट को सिर्फ पढ़ सकते थे। वेबसाइट में हम लिखित वेब जो जानकारी होती थी उसको पढ़ के हम जानकारी कलेक्ट करते थे, और आज हम वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं। तो यही इंटरनेट इवोल्यूशन कहलाता है। इसके बारे में ब्रीफ में वीडियो जो है आएगा, आगे है। ठीक है, मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू दोस्तों। इंटरनेट इवोल्यूशन के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि फ्रॉम वेव 1 टू वेव 3 इस समय हमारी जो है वेव थर्ड चल रही है। ठीक है, तो वेव फर्स्ट से लेकर वेव थर्ड तक के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट इवोल्यूशन। इंटरनेट इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन में आता है कि इंटरनेट विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें इंटरनेट समय के साथ बदलता गया है। क्या होता था? सबसे पहले इंटरनेट कौन सा होता था कि 1980 के दशक में आया, फिर उसके बाद में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, यही सब कहलाता है इंटरनेट इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम लाइन ऑफ इंटरनेट इवोल्यूशन। तो इंटरनेट की शुरुआत 1990 के दशक में हुई और आज भी विकसित हो रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए हम लोग 5G पे पहुँचे हैं और 6G पे काम चल रहा है। तो यही है इंटरनेट इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेब फर्स्ट मतलब जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो वेब फर्स्ट में आता है 1990 में शुरुआत हुई और वेब फर्स्ट चली कब तक? 2004 तक, मतलब 1990 से 2004 तक। तो फर्स्ट जनरेशन में आता है इंटरनेट की पहली पीढ़ी। ये मुख्य रूप से पढ़ने वाली वेबसाइट होती थी। इस समय क्या होता था कि कोई भी वेबसाइट होती थी उसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते थे। कोई भी हमें अगर जानकारी चाहिए तो हम पढ़ के वो जानकारी को हासिल करते थे। नेक्स्ट आता है पर्पज़ ऑफ वेब फर्स्ट। पर्पज़ क्या था? कि जानकारी को प्रदान करना और स्थिर सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित करना। क्या होता है कि कोई भी इसका पर्पज़ क्या हुआ इसका 1990 में जब इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद में कि हमें कोई भी जानकारी अगर आपके साथ साझा करनी है तो क्या होगा कि हमें वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पे हमने कोई भी जानकारी साझा करी। साझा करने में हमने उसको लिख दिया, लिख के मतलब टाइप करके डाल दिया। और वो क्या है कि अगर हमें सर्च करना है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बाकायदा लिखित रूप से एक समराइज वो आ जाएगा कि ऐसे ऐसे पौधे जो है खाना बनाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो वो एक स्थिर जो है सामग्री है जो वैसे की वैसी ही आपको मिलेगी, कभी भी आप सर्च करिए। ये था पर्पस फर्स्ट वेब का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ वेब फर्स्ट वर्क। मतलब पहली जो जनरेशन थी इंटरनेट की वो कैसे काम करती थी। उपयोगकर्ता केवल वेबसाइट देख सकते थे, कोई इंटरेक्शन या सामग्री निर्माण नहीं कर सकते थे। इस समय क्या होता था कि वेबसाइट सिर्फ देख सकते थे और कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, इसमें सामग्री निर्माण नहीं होती थी। ठीक है, कॉमन यूज़ ऑफ वेब फर्स्ट। कॉमन यूज़ क्या था कि जैसे ऑनलाइन निर्देशिकाएँ हो गई, है ना, कंपनी की जानकारी वेबसाइटें हो गई, ईमेल सेवाएं हो गई थी। इस समय ईमेल आ गई थी। ठीक है, तो क्या होता है ये यूज़ हो गए थे, कॉमन यूज़। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ वेब फर्स्ट। एग्जाम्पल्स कौन से? देखिए क्या होता था कि प्रारंभिक कंपनी वेबसाइट्स, मतलब कंपनी की कोई भी कंपनी अगर चालू हुई है तो वहाँ पे प्रारंभिक वेबसाइट बना दी जाती थी जिसको हम देख सकते थे कि ऐसी वेबसाइट अगर कोई भी कंपनी बनी हुई है तो वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऑनलाइन कैटलॉग होता था उसका कि उसमें जो है वेबसाइट कंपनी अपने बारे में लिखती थी, उस वेबसाइट पे बताती कि यहाँ पे है, यहाँ ऑफिस है ना, अपना लोकेशन देती थी और कितने समय से कितने समय तक ओपन रहती है। और स्थिर पेज होता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, वो हमेशा मिलेगा आपको।
तो ये एग्जाम्पल थे वेब फर्स्ट के। नेक्स्ट आता है वेब सेकंड। वेब सेकंड आई 2004 से लेकर 2020 तक, मतलब लॉकडाउन से पहले तक। तो 2004 से 2020 तक आई वेब सेकंड, यानी दूसरी पीढ़ी इंटरनेट की। तो दूसरी पीढ़ी में इंटरेक्टिंग हो गया, मतलब एक दूसरे से लोग जो है जुड़ने लग गए, और क्या है, सोशल वेब आ गई, जैसे मतलब सोशल वेबसाइट्स आ गई, है ना। इसमें क्या है, पर्पज़ क्या था इसका, कि उपयोगकर्ता इंटरेक्शन कर सकते थे, सामग्री साझा करने और सहयोग को सक्षम करना। मतलब क्या होता था इसमें, ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, कि जो सामग्री साझा कर सकते थे हम लोग, कोई भी फ़ोटो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकते थे, कोई भी लेख आपके साथ शेयर कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे एक दूसरे का, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन बढ़ सकता था, कि मतलब आपस में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ये पर्पज़ था वेब सेकंड का। नेक्स्ट आता है हाउ वेब सेकंड वर्क। मतलब वेब जो सेकंड है वो वर्क कैसे करती थी। उपयोगकर्ता ब्लॉग बना सकते थे, सोशल मीडिया पर अपना जो है अपनी प्रोफाइल बना के अपने बारे में बता सकते हैं, है ना। बिक्री के माध्यम से सामग्री बना सकते थे, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसको जो है, अगर आपको सेल करना है, बेचना है, तो उसकी सामग्री आप जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते थे, जिससे क्या है कि बिक्री बढ़ सकती थी उसकी। नेक्स्ट आता है कि कॉमन यूज़ ऑफ वेब सेकंड। कॉमन यूज़ क्या थे, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग, कि मतलब सोशल नेटवर्किंग में आप व्यक्ति व्यक्ति आपस में जुड़ सकता था। दूसरा क्या है, वीडियो शेयरिंग, कि आप कोई भी वीडियो जो है बनाने के बाद में, या आप वीडियो कॉल कर सकते थे। तो ये सब जो है वेब सेकंड का कॉमन यूज़ आया। और ऑनलाइन समुदाय, एक ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई, तो जिसमें ऑनलाइन में हम लोग कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है घर बैठे, तो वो जो है ऑनलाइन कमेटी बन गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन आपको वस्तु मंगानी है या कहीं आना जाना है तो आप बुक कर सकते हैं, टिकटिंग की सुविधा हो गई। तो ये सब जो है ऑनलाइन कमेटी बन गई, ये कॉमन यूज़ हो गए वेब सेकंड के। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ वेब सेकंड। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जिसमें देखो यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, फेसबुक, विकीपीडिया, है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेब सेकंड के। अब आती है वेब थर्ड, यानी 2020 ऑनवर्ड, मतलब 2020 से लेकर आज तक जो वेब थर्ड ही चल रही है। इसमें ये थर्ड पीढ़ी कहलाती है, और ये आ गई, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड हो गई और इंटेलिजेंट वेब हो गई। मतलब क्या है कि तीसरी पीढ़ी जो है वो विकेंद्रीकृत है और बुद्धिमान है। बुद्धिमान वेब, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है ना इस समय, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस समय बढ़ गई है। पर्पज़ ऑफ वेब थर्ड, पर्पज़ क्या था, मतलब ज़रूरत क्यों थी, कि उपयोगकर्ताओं को डेटा नियंत्रण देना। उपयोगकर्ता जो भी हैं, है ना, यूज़र्स हैं, उनको जो है डेटा नियंत्रण देना, उनकी सुरक्षा बढ़ाना, और एआई को जोड़ना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की वजह से वेब थर्ड की हमें आवश्यकता पड़ी। और क्या है, हाउ वेब थर्ड वर्क, मतलब वेब थर्ड जो है वो वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉकचेन और स्मार्ट सेवाओं के लिए एआई का उपयोग। देखिए, आपने अगर ब्लॉकचेन और एआई वाला आपको टॉपिक समझना है, तो हमारी प्लेलिस्ट में इनके पूरे तरीके से वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें डिटेल में समझाया गया है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, एआई क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉकचेन और स्मार्ट सेवाओं के लिए एआई का उपयोग होने लगा। इस वजह से जो है जनरेशन थर्ड जो है वो वर्क कर रही है उसी आधार पर। नेक्स्ट आता है कॉमन यूज़ ऑफ वेब थर्ड। कॉमन यूज कौन से हैं, सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जो कि मतलब पैसे का रूप ना लेके एक दूसरी करेंसी के रूप में आप जो है पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी मुद्राओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत ऐप्स, है ना, डी ऐप्स इसमें चलने लग गए, एनएफटी चलने लग गए, एनएफटीज़, ठीक है। ये जो हैं कॉमन यूज़ हैं एन उसके वेब थर्ड के। नेक्स्ट आता है द नीड फॉर वेब थर्ड। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले वेब टू में बड़ी कंपनियों का केंद्रीकरण नियंत्रण था। तो वेब सेकंड में क्या था, कि जो बड़ी कंपनियां होती थी उनका नियंत्रण था सब में, ठीक है। वेब थर्ड में विकेंद्रीकृत का लक्ष्य रखा गया, और क्या है कि कोई भी आप जो है इस्तेमाल करिए, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करिए, ठीक है, एआई का इस्तेमाल करिए, तो ये रहता है वेब थर्ड में। तो वेब थर्ड में इंटरनेट को विकेंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। की फीचर्स ऑफ वेब थर्ड, की फीचर्स कौन से हैं, सबसे पहले विकेंद्रीकृत जो है, विकेंद्रीकृत आ गया, इसमें डिसेंट्रलाइज हो गया वी थर्ड, है ना। फिर रोमांटिक वेब, मतलब सेमांटिक वेब। सेमांटिक वेब में आता है कि जो वेब है ना, मतलब इंटरनेट है, उसकी स्पीड को जो है एकदम से रेगुलर बनाया गया, एआई संचालित हो गया,
ठीक है, और उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाली डेटा, है ना? कि मतलब यूज़र फ्रेंडली, कि आप जो है अपने डेटा को क्या करते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, है ना? यूज़र फ्रेंडली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक वेब एक्सप्लेन। सिमेंटिक वेब जो होती है उसके बारे में क्या है कि वेब थर्ड डेटा के अर्थ को समझता है ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। कि मतलब कोई भी डेटा है उसके अर्थ को समझेगा, और क्या है कि इससे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा और अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेब थ्री। रोल ऑफ आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है कि एआई जो है वो कई वेब कार्यों को व्यक्तिगत और स्वचालित बनाता है। एआई क्या करता है कि कई भी जो कार्य होते हैं व्यक्तिगत कार्य, वो आप ना खुद करके आप एआई से बोल सकते हैं, एआई आपको करके देगा। जैसे एसी चलाना है, म्यूजिक प्ले करना है, ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होने लग गए। ब्लॉकचेन इन वेब थर्ड। ब्लॉकचेन का क्या है कि ब्लॉकचेन जो है पारदर्शिता करती है, सुरक्षा और मालिकाना हक सुनिश्चित करता है बिना किसी मध्यस्थ के। कि आपने क्या करना है, कोई ट्रांजैक्शन किया है ना, या आपने कहीं पे पैसे का लेन देन किया, तो क्या होगा, ब्लॉकचेन आपकी जो है पारदर्शिता बनाएगा, आपकी हिस्ट्री को सेव करेगा, और क्या है कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा कि मतलब आपका डेटा लीक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो पैसे के आधार पे आप जो है उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें किसी भी मुद्रा का अवलोकन नहीं होता है, ठीक है। विकेंद्रीकृत वित्त और अद्वितीय डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व संभव बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, विकेंद्रीकृत वित्त और अद्वितीय डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व संभव बनाते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स कौन से होते हैं? ऐसे ऐप जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलते हैं, ना कि केंद्रीकृत सर्वर पर। मतलब सेंट्रलाइज्ड जो सर्वर होता है उस पे नहीं चलते, ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करते हैं, और क्या है कि डेटा को सुरक्षित रखते हैं, आप में ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब थ्री प्रोडक्ट, तो प्रोजेक्ट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे इथेरियम हो गया, पोल्का डॉट हो गया, फाइलोकाइन हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया। तो ये सारे जो हैं वो आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं, और आपकी प्राइवेसी को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी सुरक्षा, आपके डेटा की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ वेब थर्ड, मतलब वेब थर्ड के लाभ क्या हैं? तो अधिक उपयोगकर्ता नियंत्रण हो गया, गोपनीयता हो गई, डेटा सुरक्षा हो गया, और कम सेंसरशिप हो गई। क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुरक्षा हो गया, आपका डेटा लीक नहीं होना है। फिर क्या, गोपनीयता हो गई कि मतलब आप जो है प्राइवेट रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, और कम सेंसरशिप हो गया, ठीक है। और उपयोगकर्ता आप पूरा मतलब उस पे मालिकाना हक होगा आपके डेटा पर, ठीक है। ऐसा नहीं कोई अलग कंपनी आपका जो है अलग जो है वेबसाइट आपका डेटा लीक कर रही है, या आपके डेटा को कहीं पे ट्रांसफ़र कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सारे वेब थर्ड के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब क्या है इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर इसका क्या प्रभाव है? तो सोशल मीडिया अपने डेटा और सामग्री की मुद्रीकरण को नियंत्रित कर सकते हैं। कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि अपने डेटा, जो भी आप सोशल मीडिया पे अपने डेटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और सामग्री को अपलोड कर रहे हैं, उसका जो पैसा आपको बनता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कोई भी पोस्ट डालते हैं, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सोशल मीडिया उसको आपको ऐड पैसा देता है, तो वो आप जो है नियंत्रित कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीयर टू पीयर लेन देन और इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स है ये। ई कॉमर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वेब थर्ड का? तो पीयर टू पीयर लेन देन और विकेंद्रीकृत बाजार जो है वो बढ़ रहे हैं। विकेंद्रीकृत बाजार इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन आ गया, है ना, एआई जनरेशन आ गई। तो ये सारे जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, गोपनीयता लाते हैं, फास्ट एंड सिक्योर लाते हैं। फास्ट मतलब वो सबसे तेज़, और क्या है, सिक्योर है, आपकी डेटा को सुरक्षा करते प्रदान करते हैं। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या है इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस? इम्पैक्ट क्या है कि विकेंद्रीकृत बैंक के बिना ऋण, बचत और ट्रेडिंग प्रदान करता है। बैंक जो है वो क्या करता है, बिना ऋण, बचत और ट्रेडिंग प्रदान करता है, विकेंद्रीकृत, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो एआई और ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा, कि जैसे आप घर बैठे कोई भी आपने कोर्स करना है ऑनलाइन, तो आप जो है किसी भी ऑफिशियल मतलब वेबसाइट है कोई भी, है ना, कोई जैसे मतलब प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं, तो आप किसी भी डेटा वाली उससे कंपनी से बढ़िया से आप उससे डिप्लोमा ले सकते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट देगी,
जब आप पूरा कर लेंगे उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट को आपको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वेब थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, वेब फोर। क्या जो वेब फोर है वो इंटरनेट का फ्यूचर है? कि कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि वेब फोर मानव और एआई को सहज रूप से जोड़ेगा। तो वेब फोर जैसे वेब थर्ड आई है वैसे ही वेब फोर आएगी भविष्य में। वो क्या करेगी? मानव और एआई, एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी क्षमता को वो जो है खुद ही समझ लेगा और समझने के बाद में आपके परिणाम, आपको जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये जो है उन मानव और एआई को आपस में जोड़ने का काम करेगी वेब फोर, ठीक है। वाई लर्न इंटरनेट इवोल्यूशन, हमें जो है इंटरनेट इवोल्यूशन सीखना क्यों आवश्यक है? तो समझने के लिए इंटरनेट तकनीक और समाज को कैसे आकार देता है। इंटरनेट जो है वो ये समझने के लिए इस्तेमाल, इवोल्यूशन पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने 1990 से लेकर 2025 तक क्या क्या इम्प्रूव किया, कैसे कैसे हम एक दूसरे से जुड़े, समाज में कैसे कैसे इसका असर हुआ। इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है, इसका सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाउ इंटरनेट इवोल्यूशन अफेक्ट्स ऑन यू, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है? देखिए, इंटरनेट इवोल्यूशन जो होता है आपके ऊपर संवाद हो गया, सीखना हो गया, खरीदारी हो गया और काम करने के तरीके को बदलता है, ठीक है। आप जो है किसी से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसमें तरीका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आप सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सीखने में जैसे जो आप 4 दिन में सीखते थे, वहाँ पे ट्यूशन जाके, होम ट्यूशन लगा के, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से क्या किया हमने, घर बैठे वही चीज़ 2 घंटे में सीख गए, ठीक है। खरीदारी करना कि आप मार्केट जाएँगे, कोई भी शॉपिंग की वस्तु की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, ऑनलाइन शॉपिंग करी, घर बैठे आपने कोई भी सामान मँगा लिया। और क्या है, काम करने के तरीके को बदलता है, जो आप काम करने का तरीका है वो उसको डिजिटल रूप से बनाने का काम करता है। तो इंटरनेट ने, इवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है डेली लाइफ को, ठीक है। स्किल्स नीडेड फॉर फ्यूचर इंटरनेट, स्किल्स क्या ज़रूरी होंगी? तो कोडिंग हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, डेटा विश्लेषण हो गया, ब्लॉकचेन की बुनियादी जानकारी हमें सीखनी होगी। किस लिए? फ्यूचर इंटरनेट, फ्यूचर इंटरनेट जो है काफ़ी बढ़ने वाला है, एआई जनरेशन आ गई है और इसमें इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है। तो क्या होगा कि हमें जो है कोडिंग भी सीखनी आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए, साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डेटा विश्लेषण आना चाहिए, है ना। ब्लॉकचेन की बुनियादी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का क्या रोल है? तो सरकारों को सुरक्षित इंटरनेट विकास के लिए नीतियां बनानी चाहिए। सुरक्षित विकास का मतलब है, सुरक्षित में हमने जैसे इंटरनेट का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फ़ोन वेबसाइट हो गई वो सारी बंद हो गई हैं, है ना। और क्या है कि फेक लिंक हो गई, है ना। ये इन सब के बारे में सरकार को जो है अलग अलग नीतियाँ बनानी चाहिए इंटरनेट विकास के लिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ बिजनेस, है ना। व्यवसायों को बदलते इंटरनेट रुझानों के अनुसार नवाचार करना होगा। तो व्यवसाय जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनके जो जो भी फीडबैक आते हैं उनके आधार पर हमें जो है अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स का क्या रोल है? तो अप टू डेट रहें, डिजिटल साक्षरता अपनाएं और डेटा की सुरक्षा करें। कि मतलब सबसे पहले आप जो है मतलब टाइम के साथ बदलते रहें। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटलाइजेशन में होता है कि पहले आप अंगूठा टेकते, आप किताबों से पढ़ते थे, अब यह मोबाइल से पढ़ते हैं, वीडियो देख के समझते हैं, वीडियो कॉलिंग आ गई है। तो इन सब से अप टू डेट रहें, डिजिटल साक्षरता को अपनाएं और डेटा की सुरक्षा करें, अपने डेटा को प्राइवेट रखें, ठीक है। इंटरनेट इवोल्यूशन एंड मेटावर्स, मेटावर्स क्या है कि वेब 3 का हिस्सा है जो इमर्सिव अनुभवों पर केंद्रित है। क्या है कि इमर्सिव जो एक्सपीरियंस हैं उनके अनुभवों पर केंद्रित होता है ये मेटावर्स, है ना। ये वेब 3 का हिस्सा है और जो मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, वेब 4 में भी इसका बढ़ेगा इवोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, इसका इंटरनेट इवोल्यूशन का कंक्लूजन क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो इंटरनेट इवोल्यूशन कई चरणों से गुजरा है और हर चरण ने नए अवसर और चुनौतियां पेश की हैं। क्या है कि 1990 से लेकर 2025 तक नए कई चरणों से गुजरा है इंटरनेट, और हर चरण ने क्या है कि नई चुनौतियां और अवसर, नए अवसर प्रदान किए हैं। वेब फर्स्ट स्थिर जानकारी साझा करने पर आधारित था। वेब सेकंड इंटरेक्शन और सोशल नेटवर्किंग को पेश किया। वेब थर्ड में विकेंद्रीकरण, सुरक्षा और एआई एकीकरण पर केंद्रित हुआ। इन चरणों को समझना हमें भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करता है कि हम लोग कहाँ से थे
और कहाँ तक पहुँच गए हैं। इससे क्या होगा कि भविष्य में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम जो है काम कर सकते हैं। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, सूचित और लचीला रहना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। क्या होगा कि जानकारी जैसे-जैसे बढ़ती रहेगी, तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, तो हम क्या करेंगे कि लचीलापन बेहतर रहेगा। हम जो है उसके समय के साथ बदलते रहेंगे, तो इससे लचीलापन भी बढ़ेगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।